बेटा हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 70 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है MCG यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। और फिर यहाँ पर आएगा क्या, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर या बोल सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर दो टाइप की सेंसिटिविटी आती है, एक क्या है करंट सेंसिटिविटी, फिर क्या है यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी आज के इस लेक्चर में हम गैल्वेनोमीटर के बारे में या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये क्या रहने वाला है, आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। अगर ये चीज आपके दिमाग के अंदर एक फ्रेम बन चुका है तो क्या करो, सबसे पहले हैंड डालो क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर या उसके पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है और साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन को भी बताता है कि करंट यहां से यहां की ओर जा रही है किसी एक सर्किट में। तो क्या है भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन को भी दिखाता है। अब इसको हम मूविंग कॉइल क्यों बोल रहे हैं या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है तब इसके अंदर एक कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अगर उस कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो वो मूव करती है। तो यहीं से नाम आया क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which used to measure current in circuit, also give direction of current। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। फिर यहाँ पर आता है क्या, कंस्ट्रक्शन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कि गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमने इसका प्रिंसिपल कल ही डिस्कस कर लिया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होने वाली है। कल हमने क्या डिस्कस किया, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब मैं किसी एक करंट कैरिंग कॉइल को या करंट कैरिंग एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसमें क्या लगता है भाई, टॉर्क लगता है, या बोल सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को घुमाने की कोशिश करता है। हमने कल कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास इस तरह से क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैं इस तरह से क्या रखूं, यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल रखूं, या उसने एक स्पेशल शेप ले लिया, मैंने रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल ले लिया, तो यहाँ पर इस आर्म में कहां की ओर फोर्स लेगा, ऐसे अंदर की ओर, यहाँ कहां की ओर फोर्स लेगा, ऐसे बाहर की ओर। इसमें फोर्स कितना होगा, 0, इसमें भी फोर्स कितना होगा, 0। और ये दो फोर्स मिलकर क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करेंगे, यानी इसमें क्या लगेगा भाई, टॉर्क लगेगा टाउ। और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने, वो पड़ी थी BI sin थीटा के बराबर। यहाँ पर B क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, I क्या है, इसमें फ्लो करने वाली करंट है, इस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट, N क्या है, यहाँ पर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर 1 टर्न्स होगा तो 1 आ जाएगा, 10 टर्न्स होंगे तो 10 आ जाएगा, 1000 टर्न्स होंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और जो A है वो क्या है, इस कॉइल का एरिया है। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी A इंटू B हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, इसकी B है, और इसकी ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, A है, और ब्रेड्थ कितनी है, B है, तो A इंटू B क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन A वेक्टर या बोलते हैं एरिया वेक्टर एंड ए मैग्नेटिक फील्ड B। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का जो एंगल है वही क्या है, यहाँ पर थीटा है। और ये हमने कल क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। अगर मैं ये बोलूं इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब कि जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, तब यहाँ पर लगने वाला टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, बीना के बराबर होता है, यानी BINA के बराबर होता है। और जो हमने कल डिस्कस किया वही एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर होता है। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है और उस कॉइल को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और वो कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या लगता है भाई, टॉर्क लगता है। और टॉर्क क्यों लगता है वो हमने कल ही डिस्कस कर लिया है। और जो कल डिस्कस हमने किया है वही क्या है,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ऐसे हेडिंग बनाना, उसके आगे लिख देना व्हेन a current carrying loop placed in uniform magnetic field, then a torque act on the loop and magnitude of this torque is given as tau is equal to b I n a sin theta. Here theta is angle between area vector a vector and magnetic field b. अब मैं यहाँ पर एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यही वाला केस कहाँ यूज होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज होता है। अगर मैं ये बोलूं थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, यानी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, ये कुछ ऐसा केस है। कल हमने इससे समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, माना इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड यहां की ओर है, एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे आपकी ओर है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो sin 90 कितना होता है 1 होता है, तब इस केस में इसमें लगना टॉर्क कितना हो जाएगा b I n a के बराबर हो जाएगा। तो यही क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। अब बढ़ते हैं अगले इस टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उसमें मुझे कुछ जगह चाहिए, मैं इसको तो नहीं मिटा रहा, मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम इसको मिटाएंगे। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। और हेडिंग डालिए क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ MCG। और ये पूरा टॉपिक 5 नंबर का आता है। आप लोगों को पता होगा बोर्ड एग्जाम अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, उन पेपर्स में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। हाँ, इसके साथ एक न्यूमेरिकल अलग से आता है, ठीक है, मतलब 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 नंबर का डेरिवेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी का नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या बोल सकते हैं MCG, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले दो स्पेशली डिजाइन, दो नहीं एक स्पेशली डिजाइन मैग्नेट चाहिए, या बोल सकते हैं हमें एक हॉर्स-शू मैग्नेट चाहिए। अब कैसा रहेगा हॉर्स-शू मैग्नेट, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, समझ ना दे रहा। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, एक हॉर्स-शू मैग्नेट होगा इस तरह से। तो हियर वी हैव ए हॉर्स-शू मैग्नेट जो मैंने इस तरह से बना दिया, और इसका मैं आपको क्रॉस साइड का व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे सामने से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्या है मेरे पास, एक ये हॉर्स-शू मैग्नेट है, इसके 2 पोल हैं, एक ये क्या बोल दिया मैंने नॉर्थ पोल, और ये मैंने क्या बोल दिया एक साउथ पोल बोल दिया। अब मुझे क्या रखना है, देखो यहाँ पर कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा, आंसर है हाजी होगा। अब मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रखना है। अब कॉइल रखने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है। कैसे रखेंगे कॉइल को सीधा कर देंगे ऐसे करके। कॉइल को क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सॉफ्ट आयरन का एक डब्बा टाइप का लेंगे। क्या लेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक सॉफ्ट आयरन का ऐसे सिलेंड्रिकल कोर ले लिया। क्या किया मैंने, सॉफ्ट आयरन क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। अभी ये बातें समझ नहीं आ रही क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर की बातें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लेंगे कि हमने यहाँ पर क्या लिया, एक सॉफ्ट आयरन का कोर लिया। क्या लिया मैंने यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया, सॉफ्ट आयरन कोर, और किस शेप का है, ऐसे डब्बे के शेप का है, या थोड़ा सा और अच्छे से बोले एक सिलेंड्रिकल शेप का है, कुछ इस तरह से है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये मेरे पास है, तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। थोड़ा सा गंदा हो रहा है उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, यानी एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो क्या है, सॉफ्ट आयरन है, जिसका नेचर कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। ये इसकी क्या है, खासियत है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है फिर, अब मैं क्या करूंगा, जो मैं लूप की बात, रेक्टेंगुलर लूप की बात कर रहा हूँ, वो मैं इसके ऊपर लपेटूंगा। तागा लूंगा, सॉरी तागा नहीं, ऐसे वायर लूंगा, वायर को इसके ऊपर इस तरह से क्या करेंगे, लपेटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, ऐसे लूप बनेगी। अब उस वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट रहा हूँ। लपेटने का तरीका कैसे हो जाएगा, ऐसे। अब जब लपेटूंगा तो मुझे कैसी लूप मिलेगी, इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप मिलेगी। ये पहली लूप हो गई, ये दूसरी लूप हो गई ऐसे ही, और कॉपर का वायर होगा, ध्यान देना, ठीक है। और ये दूसरी लूप होगी, ऐसे यहाँ पर क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ लूप होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगी, मेरे पास तीसरी लूप होगी। मैं 3 ही बना रहा हूँ क्योंकि लूप ही बनाते रहूंगा, तो समझाऊंगा कब। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर लूप है, और जो क्या कर रखी है मैंने, क्या बोलते हैं, इस तरह से वायर को ऐसे लपेट दिया इसके ऊपर, तो मेरे पास क्या बन गई, ये लूप बन गई। अब ये लूप कहाँ रखी हुई है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बड़ा चमत्कारी है।
वो एक स्पेशल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का? इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इस लूप के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देखो यहां पर जो लूप है ना वो ऐसे है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, यहां पर दिख रही है आपको, जो कि मैंने इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर इस तरह से क्या कर रखी है, लपेट रखी है। तो ये मेरे पास इस तरह से क्या रेक्टेंगुलर लूप है, इसका एरिया वेक्टर कैसे है? ऐसे है, ठीक। और जो मेरे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा, या इसका एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। या और अच्छे से बोलूं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमेशा इस लूप के सरफेस के अलोंग होगा। समझ आ रही बात? यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस स्पेशली डिजाइन मैग्नेट, और वी कैन से दिस टाइप ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो हमेशा इस लूप की सरफेस के पैरेलल होगा, या इस लूप की सरफेस के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर और सरफेस के पैरेलल, या वो सरफेस के अलोंग। ठीक, समझ आ गई की बात? तो इसलिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर A, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी को कहने का, इसी बात को कहने का कि दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लूप, सरफेस ऑफ लूप। और ये सिर्फ किसी एक ओरिएंटेशन के लिए नहीं है, ये लूप यहाँ पर ऐसे रोटेट कर सकती है यूं करके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, करंट दौड़ाऊंगा तो लूप क्या करेगी? रोटेट करेगी, क्योंकि उसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। अब ये सिर्फ एक ओरिएंटेशन के लिए ऐसे पैरेलल नहीं है, यहाँ पूछते हैं एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, चाहे वो कोई भी ओरिएंटेशन हो इसके बीच में, यहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चाहे वो कोई ओरिएंटेशन हो, हर ओरिएंटेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप के सरफेस के पैरेलल ही होगा, या बोलते हैं इस लूप की सरफेस के अलोंग होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे दो चीजें उत्तरदायी हैं, उसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज, इन मैग्नेट का शेप, ये जो मैग्नेट का शेप है ना ये कैसा है? इस टाइप से एक स्पेशली कट मार रखा है, यहाँ पर एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है और यहाँ पर अंदर से ऐसे कट रखी है ये। और जब ये मैग्नेट ऐसे कटे हैं तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसे होंगी? कुछ इस तरह से निकलेंगी और यहाँ की ओर जाएंगी, और यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। यानी जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनको जो मैग्नेट है इनको इस तरह से कट कर रखा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है हमेशा इस लूप की सरफेस के पैरेलल होने वाला है, या फिर बोल सकते हैं इस लूप की सरफेस के अलोंग होने वाला है। पहले तो किसकी वजह से हुआ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मेरे पास हॉर्सशू मैग्नेट है इन मैग्नेट के शेप की वजह से। ठीक है, हमने जानबूझकर ऐसे यहाँ पर इनको काट रखा है, इन दोनों इस मैग्नेट को, इस नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जानबूझकर हमने इस तरह से कट कर रखा है, या बोलते हैं ऐसा शेप दे रखा है। ठीक, अब दूसरा जो चीज इसका रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है हमारे पास? ये चीज जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये भी काफी हद तक यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक तो इन दो पोल का शेप, दूसरा यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसका होना भी क्या करता है? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमेशा लूप के सरफेस के पैरेलल बनाए रखता है। ठीक है, ये जो बॉक्स है यहाँ पर लिखते हो सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, किधर है इतनी बात? अभी तक यहाँ पर टॉर्क नहीं लग रहा है, क्यों? करंट नहीं है भाई। अब मुझे करंट दौड़ानी है, माना इसमें करंट दौड़ गई, ठीक है, ऐसे अज्यूम करो, आंख बंद करो, करंट दौड़ गई। अभी मैं दौड़ाऊंगा इसमें पूरा डायग्राम बनाओ उसको, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे अज्यूम करो करंट दौड़ गई। करंट दौड़ते ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, करंट दौड़ते ही इसमें क्या लगेगा भाई? मैग्नेट टॉर्क लगेगा। और टॉर्क की जो वैल्यू होगी कौन सी वाली होगी? ये वाली। आंसर है भाई ये वाली, क्योंकि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिजाइन किया है, जो एंगल है वो हमेशा के लिए कितना कर दिया मैंने? 90 कर दिया। तो इस थीटा की झंझट ही मैंने क्या कर दी? खत्म कर दी। यानी जो थीटा है यहाँ पर वो हमेशा कितना है? 90 डिग्री है, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में चले जाऊं, किसके? इस लूप के हर ओरिएंटेशन के लिए जो थीटा है वो कितना है? 90 है। यानी हर वक्त इसमें लगने वाला टॉर्क कितना होगा? BINA के बराबर होगा। एक कांस्टेंट टॉर्क इसमें लग रहा है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें फ्लो करने वाली करंट में, नंबर ऑफ टर्न्स में और उसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अब माना ये घूम गया, अब मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पर, बिकॉज ये क्या है?
हॉर्सो मैग्नेट है जो कि परमानेंट मैग्नेट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या परमानेंट है। मैंने करंट बाहर से दौड़ा, ये घूम गया, अब घूमते रह गया। अगर ये घूमते रह जाएगा तो क्या अब मैं करंट को मेजर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये लूप घूमे, माना ये वो लूप है, ये वो लूप है, ये लूप ऐसे घूमे लेकिन एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन में जाकर रुक जाए। समझ लो आप बात को। मैं देखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ये फ्री टू रोटेट है, तो क्या करता रहेगा, ये घूमता रहेगा क्योंकि टॉर्क लग रहा है इसमें बार बार, मतलब हमेशा के टॉर्क लग गया इसमें क्योंकि करंट फ्लो कर रही है तो टॉर्क लग रहा है तो घूमता रहेगा, इसका क्या जा रहा है। लेकिन मुझे तो क्या करना है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है उस चीज को मेजर करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैठानी पड़ेगी, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और इस तरह से यहाँ पर एक अरेंजमेंट बैठाना पड़ेगा कि ये लूप किसी एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट होने के बाद रुक जाए। यानी ऐसे घूम रही है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये लूप एक पर्टिकुलर एंगल घूमने के बाद रुक जाए। और ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक स्प्रिंग लगाऊंगा। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, एक इस तरह से एक स्प्रिंग लगा दिया। ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, एक स्प्रिंग लगा दी। तो ये क्या है, एक स्प्रिंग लगाई। क्या करेगी स्प्रिंग बताओ, स्प्रिंग क्या करती है, इन जनरल स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग लगाती है जब मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। लेकिन ये स्प्रिंग ऐसे इलोंगेट नहीं हो रही है, ऐसे या फिर ऐसे मोशन नहीं हो रहा है इसमें, ये वाली स्प्रिंग है ऐसे घूमने वाली, यानी यहाँ पर क्या है, टॉर्क इंड्यूस होगा या बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। इस टाइप की स्प्रिंग आपको देखने को मिलती है कहां पर पता है आपको, जो साइकिल का ब्रेक होता है ना, तो साइकिल का ब्रेक को जब आप ऐसे दबाते हो अंदर की ओर, तो साइकिल के ब्रेक के जहां पर वो कनेक्ट होता है किससे, आपके हैंडल से, वहां पर एक स्प्रिंग लगी होती है। किस टाइप की, इस टाइप की, स्पाइरल टाइप की ऐसे स्प्रिंग लगी होती है, स्पाइरल टाइप की। दो टाइप की स्प्रिंग होती है, एक तो ये होती है इस तरह से, ठीक है, और एक ऐसी होती है वो एक ही पॉइंट के बाद ऐसे ऐसे टर्न बने होते हैं, ठीक है। ये टर्न भी कैसे हैं, एक एक्सिस के अलोंग है, लेकिन इन सबका जो सेंटर हो गया अलग अलग जगह है, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग एक इस टाइप की होती है। ये जो स्प्रिंग है उसी टाइप की है, यानी इसका एक एंड, स्प्रिंग का एक एंड कहां लगा दिया, इस कॉइल में, और एक एंड क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। सेम है जैसे कहां होता है, ब्रेक में होता है। अब देखो होगा क्या, जैसे ये घूमेगा, जैसे मैं यहाँ पर करंट दौड़ाऊंगा, मैंने करंट दौड़ाऊंगा, अब करंट लगाने का वक्त आ गया है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वायर ले गया इस तरह से, और यहाँ क्या लगा दी इस तरह से, एक बैटरी लगा दी यूं करके, और ध्यान देना बैटरी अच्छी बननी चाहिए, बड़ा छोटा, ये बैटरी लगा दी, ठीक, और ऐसे कनेक्ट कर दिया। माना इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, इस तरह से आई करंट फ्लो कर रही है किसी एक इंस्टेंट पर, ठीक। वैसे बैटरी लगा के कांस्टेंट करंट होगी तो आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक। अब जैसे आई करंट फ्लो करेगी तो इस टॉर्क के साथ क्या करेगा, हमारी जो लूप है वो रोटेट करेगी। अब जैसे लूप रोटेट करी, ये जो मेरे पास स्प्रिंग है इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा, या बोल सकते हैं ये इस तरह से क्या होगी, इलोंगेट होगी नहीं होगी, अगर मैं इसके सेंस में बोलूं तो क्या होगी, इलोंगेट होगी। या बोल सकते हैं स्प्रिंग भी क्या करेगी, घूमेगी, रोटेट होगी। अब जैसे स्प्रिंग घूमेगी, स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, इंड्यूस होगा। और ये वाली जो लूप है ऊपर वाले, जिसको कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है, ये तभी तक घूमेगी जब तक ये नीचे वाली स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो इसके टॉर्क के बराबर ना हो जाए, क्योंकि इसका टॉर्क क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, और स्प्रिंग का टॉर्क क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसको मैं घुमाऊंगा वैसे वैसे टॉर्क क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल में उसको रोटेट करूंगा उतना टॉर्क क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थोड़ा सा फैमिलियर सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, जैसे मैं इस स्प्रिंग को क्या करता हूं, ये वाली स्प्रिंग को ऐसे खींचता हूं तो यहां पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क यहां की ओर आता है, एंड दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, -x होता है, मैं इनपुट की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो सेम इस वाली स्प्रिंग में जो इस टाइप से घूमी हुई होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह से रोटेट करूंगा, यहाँ मैं रोटेट नहीं कर रहा, रोटेट कौन कर रहा है, ये वाली कॉइल इसको क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जितना ज्यादा ये कॉइल इसको रोटेट करेगी उतना ज्यादा स्प्रिंग में क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये टॉर्क इस रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, और वहां पर आके हमारी ये कॉइल जो ये घूम रही थी ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। थोड़ा बहुत दिमाग, दूसरी बात, इसको एक और थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आप सब लोगों ने ये देखी है चिमटी, इसके अंदर यहाँ क्या लगी है, एक स्प्रिंग लगी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इसको ऐसे दबा रहा हूँ, ये क्या लग रहा है, इसको टॉर्क लग रहा है क्योंकि रोटेशनल मोशन है, ठीक है। ये क्या है, इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है यहाँ पर, और इसमें क्या लग रहा है, इस तरह से टॉर्क लग रहा है। अब एक ऐसे, जैसे मैं एक छोटे बच्चे से बोलूंगा ना, अभी तो मेरे पास बहुत ताकत है, मैं इसको ऐसे दबा दूंगा पूरा का पूरा, लेकिन जब छोटे बच्चे से मैं बोलूं, मानो वो ऐसे दबा रहा है इसको, वो बच्चा इसको पूरा नहीं दबा पाएगा। देखो जैसे वो इसको दबाएगा तो क्या होगा, ऐसा टॉर्क लगाएगा बच्चा,
और ये भी यहाँ जो स्प्रिंग है वो भी क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी, लेकिन उसका टॉर्क कैसा होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद बच्चा आगे उसको नहीं दबा पाएगा। और वो कौन सा पॉइंट आया, वो पॉइंट आया जहां पर बच्चे के द्वारा लगाया गया टॉर्क इस स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर हो गया। ठीक है, और वही कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करनी है, बात करनी है। यानी ये टॉर्क लग रहा है यहाँ से ऐसे, ये किसका टॉर्क है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इस पर लगाया गया टॉर्क, और इसकी वजह से मेरी क्या हो रही है, स्प्रिंग घूम रही है। अगर स्प्रिंग घूम रही है तो स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगा रही है, रीस्टोरिंग फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रही है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसको लगाया गया टॉर्क इस स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। और वही कंडीशन को क्या बोलूंगा मैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलूंगा। और उस टाइम पर मेरा ये जो मेरे पास कॉइल है ये घूमना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करने से होगा क्या, अब ये समझते हैं। उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मिलानी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो ये आप लिखते चले हैं कंस्ट्रक्शन में, और इनके नाम हाँ आपको याद हो चुके होंगे। ठीक, हाँ एक और चीज यहाँ पर लगानी पड़ेगी हमको, वो चीज क्या है, पॉइंटर। जो लगा होगा ना, आपने देखा होगा कैलकुलेटर, अपने लैब में देखा होगा, तो इस तरह से सुई जैसे लगी होती है, तो यहाँ पर लगा दो इस तरह से सुई। ये सुई लगा दी, और सुई के ऊपर क्या होता है, इस तरह से पॉइंटर होता है, इसके ऊपर ऐसे क्या लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, देखा आप लोगों ने, इस तरह से यहाँ नंबर लिखे होते हैं, यहाँ 0 होता है, फिर यहाँ पर भी होता है 10, 20, 25, 30 तक, और यहाँ पर भी कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कैलकुलेटर कितने तक मेजर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बने होते हैं, ऐसे डिवीजन बने होते हैं। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, या मोस्टली जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तब बात करेंगे कि इन डिवीजन का क्या मतलब हुआ। ये क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है। ये जो मेरे पास एक बहुत हल्के मटेरियल का बना हुआ क्या है, ये निडल टाइप की होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। ठीक, तो हेडिंग क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन हो गया, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब बारी किसकी है, वर्किंग। तो हेडिंग डालो क्या, वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में कुछ पूछना है, बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन। हमको क्या चाहिए, 2 मैग्नेट चाहिए, एक सॉफ्ट आयरन का कोर चाहिए, उसके ऊपर ऐसे करके मैं एक एल्यूमिनियम की तार लपेटूंगा, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर से यहाँ बॉक्स बनेंगे, सॉरी रेक्टेंगुलर सा लूप बनेंगे। मैंने बहुत बार लपेट दिया, माना n नंबर ऑफ टर्न्स मैंने यहाँ बना दिए। फिर क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाऊंगा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक खासियत है, वो कैसा है भाई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। कहने का मतलब वो हमेशा जो सरफेस ऑफ लूप है उसके परपेंडिकुलर होगा, या सरफेस ऑफ कॉइल है उसके पैरेलल होगा, और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ स्प्रिंग लगा दी जो कि रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी जो करंट फ्लो कराएगी, माना आई करंट फ्लो कर रही है यहाँ पर, और इसका काम क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाना। ये स्प्रिंग एस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मिटाते चलते हैं, और हेड डालो क्या, वर्किंग। तो हेडिंग क्या है हमारी, समझेंगे जरा। इफ अगर मैं ये बोलूं, इफ देयर थोड़ा सा लिख लेते हैं, देयर आर n टर्न्स इन कॉइल एंड A is area of coil, then on flowing I current in coil, torque acting on coil will be, बताओ कितना हो जाएगा, this torque tau is equal to BI/NA। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज थीटा इक्वल टू कितना है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, आई क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है एरिया, आई क्या है करंट, और बी क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना। और यहाँ लिख भी सकते हो, जो बी है मेरा ये क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ सेट टू सम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता है, इसको 1 ही बोल दो क्योंकि सेम ही इक्वेशन है, रोके दो। ठीक, फिर उसके बाद जैसे क्या होगा, ये टॉर्क लगेगा, ये स्प्रिंग क्या करेगी, रोटेट करेगी। यानी यहाँ पर माना क्या आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। माना कितनी डिफ्लेक्ट होगी, स्प्रिंग थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। लेट स्प्रिंग, सो स्प्रिंग ही क्या बोलेंगे इसको, कॉइल बोलेंगे। ठीक है, लेट कॉइल इज डिफ्लेक्टेड बाई एन एंगल, थीटा बोलो या फाई बोलो, थीटा मैंने यहाँ बोल दिया, इसको फाई बोल दो। ठीक है,
फाई एंगल से हमारी कॉइल क्या होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। अब जितनी ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा इसमें क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। देन रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन स्प्रिंग में क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। एंड दैट इज जो क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, डेवलप होगा। यहाँ बोलते हैं टॉर्क ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, ऐसा होता है। अगर मैं स्प्रिंग के केस में देखूं, हुक्स लॉ कहता है कि स्प्रिंग में जितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। अब ये वाली स्प्रिंग ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमने वाली स्प्रिंग है, तो यहाँ पर वो एंगल के या किस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो टाउ एस मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट ए इनटू फाई। इसे सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अगर यहाँ पर ये फोर्स होता, यहाँ ये x होता, तो इसके को क्या बोलता हम, फोर्स कांस्टेंट बोलता। अभी ये टॉर्क है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टॉरिजिनल कांस्टेंट। तो ये मेरे पास क्या होता है, टॉरिजिनल कांस्टेंट। तो ये मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या होता है, टॉरिजिनल कांस्टेंट होता है। नाउ एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो लूप है या बोलते हैं जो कॉइल है वो रुक गई है। और कब रुकेगी, जब इस पर लगने वाला टॉर्क इसको जरा रिस्टोर्ड टॉर्क के बराबर हो जाए। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कि टाउ स्प्रिंग या बोलते हैं टाउ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू, या टाउ बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टाउ स्प्रिंग, ऐसा आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, BI NA के बराबर है। एंड दिस इज इक्वल टू K इनटू कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अब I निकालूं तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, ये K अपॉन BNA और इनटू कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। एंड सेट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ठीक, ओके। अब जरा समझो, इस इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन 3 में ये जो ब्रैकेट के अंदर में चीज देखिए, ये K क्या है, टॉर्जिनल कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स जो अगेन कांस्टेंट है। A मेरे पास क्या है यहाँ, एरिया ऑफ लूप जो अगेन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है। और इसका एक नाम होता है क्या, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या नाम होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। और अगर ये चीज पूरी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, I is directly proportional to phi। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 व्हाट वी कैन राइट I is directly proportional to phi। तो इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, phi। जो करंट फ्लो कर रही है इसमें वो phi की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, कुछ ऐसा करके ये phi की वैल्यू निकाल लूँ, तो फाई की वैल्यू निकाल दी, सब तो मुझे पता है क्योंकि ये मुझे पता होगा क्योंकि जिस मटेरियल से स्प्रिंग बनी हुई है वो मुझे पता है। बी मुझे पता होगा क्योंकि हमने खुद लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड। एन मुझे पता होगा क्योंकि हमने खुद लगा रखा है, ऐसे लपेट रखा है। ए भी मुझे पता होगा क्योंकि वो क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है, उसका एरिया मैं निकाल लूंगा। ये सब कुछ मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पर क्या निकाल दूं कि किस एंगल से यहाँ पर डेविएशन देखने को मिल रहा है या डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कॉइल में, तो अगर ये पता चल जाए तो क्या पता चल जाएगा, आई निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं बाय यूजिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। ये रिलेशन हमें साफ-साफ देखने को मिल रहा है। जितना कम डिफ्लेक्शन उतनी कम करंट, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा करंट। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ करंट इन एनी सर्किट यूजिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर आप लिख देना, इक्वेशन 3 सजेस्ट अस या इक्वेशन 3 टेल अस current in circuit is directly proportional to deflection in coil if we have value of phi then we can easily calculate value of current in circuit। ठीक, सिंपल सी लाइन इसके नीचे आप लिख दोगे। ओके, तो ये क्या होगी, इसकी वर्किंग होगी। किधर लगा देती, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी
सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। और हम हेड डालेंगे क्या, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उसके लिए मुझे इसको मिटाओ, इधर वाली चीजें इसको मिटा रहा हूँ, और हेड डालेंगे क्या, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी वर्ड से आप क्या मतलब समझते हैं? देखो, सेंसिटिविटी का सिंपल सा मतलब है, आप लोगों ने एक आम भाषा में भी अपने आसपास सुना होगा, आपके टीचर आपसे बोलते होंगे कि यार ये बच्चा ना बड़ा सेंसिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? या कोई आपसे भी बोलता होगा कि आप ना बहुत सेंसिटिव हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि वो छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाता है, या फिर छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है, या बोल सकते हैं छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं। सेम उसी तरह से एक गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा अगर वो छोटी सी करंट फ्लो कराने में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दे रहा है, यानी करंट की वैल्यू बहुत कम है और डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इफ वी गेट very large deflection for very small amount of current, then we say our moving coil gallanometer is sensitive, या बोलते हैं very very sensitive या large sensitivity। इसकी sensitivity क्या है, बहुत ज्यादा है। कब बोलेंगे ऐसा हम, अगर बहुत कम करंट फ्लो कराने में उसमें डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, बहुत लार्ज आ जा रहा है। इसी को कहने का एक और तरीका हो सकता है कि अगर मैं क्या करूं, इस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल के बीच एक बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं, और बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, कहां पर, इस कॉइल में। तभी मैं बोलूंगा क्या, कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें एक लाइन लिख देना, वी से, तो यहाँ पे ऐसे लिखना, इफ for very small amount of current we get large deflection in galvanometer, then we say our moving coil galvanometer is very very sensitive। ठीक है, हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है। ठीक, या इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कहने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं बोलेंगे, एक और तरीका क्या हो जाएगा, अगर मैं ये बोलूं कि इस कॉइल के टर्मिनल के बीच या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत छोटा है और मुझे डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तभी मैं बोलूंगा क्या, हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और यहीं से हमारे पास सेंसिटिविटी दो टाइप की आती है, एक होता है क्या, पहला करंट सेंसिटिविटी। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, करंट सेंसिटिविटी। क्या होती है करंट सेंसिटिविटी, रिप्रेजेंटेड बाय आईएस। लिखो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी यूनिट करंट फ्लो कराने में इस कॉइल में जितना डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन कितना है, फाई, यानी पर यूनिट करंट फ्लो कराने में इसमें जितना डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इसकी करंट सेंसिटिविटी। तो लिखते चलेंगे एक लाइन इसके आगे, डिफ्लेक्शन फॉर पर यूनिट करंट इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो कैसे डिफाइन कर दोगे यहाँ से, तो IS इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी फाई अपॉन आई। तो दिस इज अवर करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। अब देखो ये क्या है, मेरे पास एंगल है, तो क्या आ जाएगा, डिग्री पर एम्पीयर। इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री पर एम्पीयर हो जाएगी। देखो अभी हम थोड़ी देर डिस्कस किया क्या, I इज इक्वल टू क्या होता है, K अपॉन BNA इनटू फाई के बराबर होता है। अब एक काम करो, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, फाई अपॉन आई निकालूं, तो फाई अपॉन आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, BNA, और अपॉन में कितना आ गया, K आ गया। उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि फाई अपॉन आई क्या होता है, IS होता है। तो करंट सेंसिटिविटी IS इक्वल टू कितना आ गया, BNA अपॉन में कितना आया, K आया। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ करंट सेंसिटिविटी, क्या, BNA अपॉन K। अगर आपसे कभी पूछे कि बताओ भाई किसी एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ लूप पर डिपेंड करती है, और इस पर डिपेंड करती है जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है उस पर डिपेंड करती है। अगर मुझे किसी एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो मैं क्या बढ़ाऊंगा,
बी को बढ़ाऊंगा, एन को बढ़ाऊंगा, ए को बढ़ाऊंगा और के को घटाऊंगा, बिकॉज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सबसे आसान किस चीज को बढ़ाना होगा बताओ, बी को, ए को या एन को? बताओ, अगर मुझे बी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, या फिर एक और तरीका है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसको भी बड़ा कर सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के भी काम आता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, या उसमें एक और रोल होता है इसका, सॉफ्ट आयरन कोर। पहला रोल तो क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दूसरा रोल क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट आयरन कोर डाल दूंगा तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आईएस बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो मैंने पहले से डाला हुआ है, इसमें तो चेंजेस करने का थोड़ा सा कठिन है। उसके बाद एरिया को बढ़ाना, अगर मैं लूप का एरिया बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। अगेन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बड़ा गैलोमीटर लेकर घूम रहे हैं हम, मतलब इतना छोटा है, छोटा सा होता है इतना। तो सबसे अच्छा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे आसान तरीका क्या है वाइवा में, तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे और सेंसिटिविटी क्या, करंट सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, ये क्या होगी हमारी करंट सेंसिटिविटी। फिर दूसरे टाइप की सेंसिटिविटी क्या होती है हमारे पास, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम, वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Vs। किससे दिखाते हैं इसको, Vs से दिखाते हैं। क्या होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, लिख के चलो। जैसे ये क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो ये क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। तो लिखो, सॉरी वोल्टमीटर कर रहा हूं, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो लिख के चलेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यानी लिखेंगे कैसे हम इसको, Vs इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिफ्लेक्शन फाई अपॉन, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, अगर मैं ये बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, तो कितना आ जाएगा, ये फाई अपॉन V आ जाएगा। तो Vs इक्वल टू कितना आ गया, फाई अपॉन V। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, डिग्री पर वोल्ट। ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक, सॉरी इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो V को IR लिख सकता हूं। I क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा कॉइल का, या जिसमें करंट फ्लो कर रही है उस पूरे उसका। ठीक है, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना बोल दिया, I बोल दिया, तो V इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ IR हो जाएगा। और फाई अपॉन I क्या होता है, फाई अपॉन I ये होता है मेरे पास। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो यहाँ से Vs इक्वल टू VNA अपॉन RK आ जाएगा। अगेन जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो भी रेजिस्टेंस को छोड़कर उन्हीं बातों पर डिपेंड कर रही है जिन बातों पर कौन डिपेंड करता है, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब voltage sensitivity is also depend upon V and A, and it is inversely proportional to the, that is proportional to V and A and inversely proportional to the R and K। R क्या है यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस है, कॉइल का रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आज का टॉपिक हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का आता है तो इसके साथ न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है आपको, कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो है ही है, साथ साथ वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा जो आज हमने डिस्कस किया, या फिर जो हम परसों डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल तो हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पोर्शन से रिलेटेड, जो हम परसों डिस्कस करेंगे वहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर और एज ए वोल्टमीटर। दोनों टॉपिक क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर यहीं पर मैं अगर लास्ट में जा जाते आपसे कुछ और डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में, इसका टॉप बना सकता है टॉप व्यू। ये तो कैसा साइड व्यू है, अगर मैं आपसे टॉप व्यू पूछूंगा ऊपर से कैसा दिखेगा, ऊपर से टॉप व्यू। देखो टॉप व्यू बनाता हूं क्योंकि कभी-कभी हो सकता है आपके सामने टॉप व्यू आ जाए, तो वो जानना जरूरी है। देखो टॉप व्यू का मतलब ऐसे देख रहा हूं ऊपर से, तो ऊपर से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, तो यहां से जब देखूंगा तो मुझे दो ऐसे दिखेंगे और टू मैग्नेट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ये ऊपर का दिखेगा ऐसे सर्कल के केस में, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट देखा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियल, ठीक है, यहाँ से लाइन आई साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। और ये क्या होगी, कॉइल, कॉइल के सिर्फ ऊपर वाला तार दिखेंगे मेरे को, ये वाले, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका टॉप व्यू हो गया। ये मेरे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, सॉफ्ट आयरन का कोर है। और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर कॉइल है। और ये मेरे पास क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है। और ये दो क्या है, सॉरी ये क्या है मेरे पास, दो कोन है और टू मैग्नेट है। तो ये क्या है, टॉप व्यू है, ये क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।